हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए सीटेड सीडीपी के लिए फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा गया है फ्रेंड्स। और आंसर जो बताएंगे आपको वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर जो है सही दिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन होने वाला है। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही है बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र है, क्या ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स? कमेंट करिए, ये भी सही नहीं है। विकास पूरी तरह से केवल अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की और होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सभी का जो है ना आप लोग आंसर भी दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में शुरू होता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में प्रवेश करते हैं। यह किस में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, माध्यमिक बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे वस्तु के मानसिक निरूपण और प्रतीकात्मक खेल में सक्षम हो जाते हैं लेकिन उनमें अभी भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। यहाँ पे क्या बोला गया है फ्रेंड्स? प्रतीकात्मक खेल होता है और बच्चों में क्या होता है? सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह फ्रेंड्स इसका जो है ना एज कितना साल, कब से कब तक होता है, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा में नई जानकारी को इस तरह शामिल करता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं पड़ता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करता है लेकिन उसमें बदलाव नहीं करता है तो इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप लोग बताइएगा। ले वाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है, बताइए। लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों की सोच और कार्यों को नियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 5वां। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि लेव वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में पाढ़ शब्द का प्रयोग किया है। पाढ़ का सही अर्थ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको जो है ना हमेशा इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। स्कैफोल्डिंग। क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स? स्कैफोल्डिंग। चलिए बताइए, स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा, कार्य के दौरान जरूरत के अनुसार संकेत या सहायता प्रदान करना। फ्रेंड्स, पाढ़ का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब हेल्प देना बच्चों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन ना पूछा हुआ फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से जो है ना आपको समझना है। अगला, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं, नैतिक विकास के किस चरण में आएंगे? कमेंट करिए तो, ठीक है। बच्चा यह मानता है ना कि हमें नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि वे समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका, बताइए। कानून और व्यवस्था अभिन्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जो भी लोग सी लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ना सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 8वां का सही जवाब बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन काटते हैं। पूरी तरह से शिक्षा केंद्रित एकदम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। शिक्षा जो है ना वो बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा केंद्रित नहीं, कट गया। रटने पर आधारित नहीं, केवल पुरस्कार और दंड देना है, नहीं। आंसर सी हो जाएगा। अंतःक्रिया, खोजी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के मूड, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में कुशल है, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है। ध्यान से पढ़िएगा। कोई ऐसा व्यक्ति फ्रेंड जो दूसरों को, देखिए यहाँ वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छाओं को समझ सकता है, तो कौन सा उसमें बुद्धि होता है बताइए। जो व्यक्ति दूसरों को फ्रेंड्स अच्छे समझ सकता है उसमें कौन सी बुद्धि होता है। आसान क्वेश्चन है, उसमें होता है इंटरपर्सनल। इसको इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, इंटरपर्सनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुनिए। शिक्षा का माध्यम कभी भी जो है ना बच्चे की मातृभाषा या घर की भाषा होना चाहिए। सी आंसर आपका यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन, जेंडर एक डैश संरचना है जबकि सेक्स एक डैश संरचना है। कमेंट करिए। 11 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कमेंट करिए आप लोग क्या ऐसा है जो फ्रेंड्स। जेंडर एक जो है ना जी, जेंडर एक क्या होता है, एक जैविक होता है, जबकि फ्रेंड्स लिंग जो होता है ये सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा। देखिए जेंडर फ्रेंड्स एक सामाजिक होता है और जबकि जो फ्रेंड्स लिंग जो होता है वो क्या जैविक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं को संबोधित करने के लिए क्या कर सकती है। 12 का सही जवाब बताइए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं को संबोधित करने के लिए क्या कर सकती है। एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू करेगी, गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को विविधीकरण को स्वीकार करना और उन्हें महत्व देना। आंसर आपका बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लाइक फ्रेंड्स कर दीजिए क्लास को अगर अच्छा लग रहा तो। अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। कमेंट करिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का फ्रेंड्स मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो लोग भी यहाँ पे लगा दिए हैं ऑप्शन नंबर सी, यह समझना कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं और उनके सीखने में सुधार कैसे किया जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला, मूल्यांकन के लिए फ्रेंड्स पोर्टफोलियो के उपयोग का क्या लाभ है बताइए। मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग का क्या लाभ है जी। पोर्टफोलियो का लाभ क्या है। यह केवल शिक्षा के काम के बोझ को कम करता है, नहीं। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करता है, नहीं। आंसर आपका फ्रेंड्स बी हो जाएगा। यह समय के साथ बच्चों के काम और प्रगति का एक संचयी रिकॉर्ड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उनके लिए अलग सेक्शन या कक्षाएं बनानी चाहिए। एकदम नहीं करना फ्रेंड्स, बच्चों को अलग नहीं करना। ठीक है। उन्हें अनदेखा करना चाहिए, ये भी नहीं करना। आपको गृहकार्य देना चाहिए बहुत कठिन, ये भी नहीं करना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहिए, उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा की विशेषता है बताइए। समावेशी कक्षा की विशेषता क्या होता है जी। कमेंट करिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, हम लोग पढ़ते हैं। केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं रखना है। केवल मेधावी छात्रों को ही सीखने का अवसर देना, जो बच्चे पढ़ने में तेज है उसी को आप अवसर देंगे, नहीं। कठोर तो फ्रेंड्स समय सारी नहीं रखना। आंसर बी हो जाएगा। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है आपको। बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्लास का कैसा लग रहा है ना आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई होती है बताइए। एक बच्चा फ्रेंड जिसको डिसलेक्सिया है तो उसको क्या करने में दिक्कत होगा। चलने और दौड़ने में, चित्रों को रंगने में, या फिर क्या दिक्कत होगा बताइए। अगर फ्रेंड्स एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसको पाठ को पढ़ने और अक्षर को समझने में दिक्कत हो जाएगा। आंसर सी है।
अगला क्वेश्चन, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, इसको बोलते हैं एडीएचडी, से पीड़ित बच्चे की पहचान किस लक्षण से की जाती है? कमेंट करिए। तो अगर किसी बच्चे को एडीएचडी है ना, तो फ्रेंड्स उसका लक्षण क्या होता है? एडीएचडी का लक्षण क्या होता है? 18 का फ्रेंड्स बताइए। लंबे समय तक एक ही स्थान पर शांत बैठे रहना, ये एडीएचडी का लक्षण होता है क्या? नहीं। बहुत धीमी गति से कार्य करना, नहीं। आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, अत्यधिक आवेगी होना और किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित न रख पाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए कौन सी विशेषता सही है? 19 का बताइए। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए कौन सी विशेषता सही है? वे निर्णय लेने में बहुत धीमे होते, नहीं। अगर कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है ना, तो क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? अभिनव सोच, जिज्ञासा होगा, उच्च स्तर का बौद्धिक क्षमता होती है। ये आपका सही जवाब है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को रचनात्मक बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? 20 का बताइए। रचनात्मक बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? फ्रेंड्स कमेंट करिएगा आप लोग, क्या होगा सही जवाब? उन्हें बहुविध सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग और सामान्य समाधान के विभिन्न तरीके खोजने के अवसर देकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने सहज सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, एक शिक्षक को इन सिद्धांतों के साथ क्या करना चाहिए? 21 का बताइए। बच्चे दुनिया के बारे में जो है ना अपने सहज सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, एक शिक्षक को इन सिद्धांतों के साथ क्या करना चाहिए? अनदेखा कर देंगे क्या? नहीं, अनदेखा नहीं करना है। बच्चों को डांटना चाहिए क्या? नहीं, बच्चों को डांटना नहीं है। 21 का बताइए फ्रेंड्स। आंसर सी हो जाएगा, संवेगात्मक गतिविधियों और उदाहरणों के माध्यम से इन विचारों को चुनौती देना चाहिए और सही समझ विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक है? बताइए तो 22 का आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका क्या होगा 22 का आंसर? विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 30 नंबर, एक सार्थक और प्रभावित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए केंद्र में कौन होना चाहिए? केंद्र में कौन होना चाहिए जी? सुन लीजिए, केंद्र में हमेशा फ्रेंड्स कौन होता है? बालक होता है, बच्चा होता है, शिक्षार्थी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लोग भी सी लगा दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं? 24 का बताइए। तो बच्चे किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? 24 का बताइए। केवल निष्क्रिय रूप से सुनकर? क्या वो सुनकर सीख लेंगे क्या बेहतर तरीके से? नहीं। जब वे गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और खोज करते हैं, तब बच्चा सबसे अच्छा से सीख पाएगा, ठीक है। जब बच्चा गतिविधि करता है, जब वो सक्रिय रूप से रहता है और खोज करता है, तो बहुत अच्छा से सीख पाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर। अगला, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमेंट करिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? पढ़ते हम लोग, नई सामग्री को बच्चों के पूर्व ज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। आंसर ये आपका सभी का ए हो जाएगा। जहाँ पर भी वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना आ गया, वो फ्रेंड्स ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है? समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छा होता है? 26 का बताइए। बच्चों को केवल एक ही रटी टाइप विधि का उपयोग करने के लिए कहना? नहीं। 26 का क्या होगा सही जवाब? समस्या को बिना समझाए सीधे हल लिख देना? नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को विचार मंथन करने और वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे किसी कार्य को करते समय असफल हो जाते हैं तो यह क्या दर्शाता है? 27 का बताइए।
जब बच्चा किसी काम को करते समय असफल हो जाते हैं तो वह क्या दर्शाता है? बच्चे सीखने लायक नहीं है, ऐसा नहीं, गलत हो गया। शिक्षक पूरी तरह से असफल रहा, ये होगा क्या, बताइए? ये भी नहीं। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया के एक स्वाभाविक हिस्सा, याद कर लीजिए। गलती जो है ना, गलतियां, वो फ्रेंड्स अधिगम का एक जो है ना स्वाभाविक हिस्सा है, और वे बच्चों की सोच को समझने में मदद करती है। आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 27 नंबर हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध है, बताइए तो आंसर। वे एक दूसरे से आपस में जुड़े और अंतर संबंधित हैं, आंसर बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अतिरिक्त अभिप्रेरणा, क्वेश्चन यहाँ सॉरी अतिरिक्त नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 29 का बताइए। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पुरस्कार या नगद इनाम जीतने के लिए पढ़ना, गलत हो जाएगा। माता पिता के डर से गृह कार्य पूरा करना, ये सही है क्या, बताइए तो? ये आंतरिक है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। किसी विषय में गहरी रुचि है और अपनी व्यक्तिगत समझ बढ़ाने के लिए पढ़ रहा है, तो वो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक मतलब होता है ना जो बच्चे का खुद का मन हो। ठीक है, वो पुरस्कार या नगद पाने के लिए या किसी के डर से नहीं वो पढ़ रहा है, वो खुद से पढ़ रहा है, वो आंतरिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुनिएगा, एक शिक्षक क्या होता है फ्रेंड्स? फैसिलिटेटर होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा फ्रेंड। सुगमकर्ता होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बता दीजिए कि 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है। ठीक है, क्लास अच्छा लगा है फ्रेंड्स, एक लाइक करिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम तक आप जुड़े रहते हैं, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास करिए। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।